मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ा किचन दिखाया जाता है जहां कई लोग खाना बनाने में व्यस्त हैं और वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो हर चीज को ध्यान से देख रहा है ताकि सब कुछ साफ और सही तरीके से तैयार हो। इस किचन में हर तरह का खाना बनाया जाता है, चाहे वह वेज हो या नॉन वेज, और मछली से लेकर सुअर के मांस तक सब कुछ पकाया जाता है और आखिर में इन खाने को सुंदर तरीके से अलग अलग प्लेटों में सजाया जाता है। अब यहाँ से आपको लगेगा कि यह शायद कोई रेस्टोरेंट है, लेकिन यह रेस्टोरेंट नहीं है। सच्चाई यह है कि यह एक जेल है और इस जगह पर सिर्फ कैदियों के लिए ही खाना बनाया जाता है। अब आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि कैदियों के लिए इतना अच्छा खाना क्यों बनाया जाता है? तो इन सभी सवालों के जवाब हमें इस मूवी की कहानी में मिलेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें गोरेंग नाम के एक कैदी को दिखाया जाता है। जब वह नींद से उठता है तो देखता है कि वह एक कमरे के अंदर बंद है और उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। इस बुजुर्ग आदमी का नाम प्रेमागासी है। प्रेमागासी गोरेंग को बताता है कि वे अभी 48वें प्लेटफॉर्म पर हैं और उनके ऊपर 47 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। गोरेंग कुछ भी समझ नहीं पाता, इसलिए वह अपने बेड से उतरकर थोड़ा आगे बढ़ता है और वह जो देखता है उससे उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। वह देखता है कि उनके इस कमरे के नीचे एक और कमरा है और उसके नीचे भी एक और कमरा है और इसी तरह नीचे की ओर अनगिनत कमरे हैं। वह यह सब ऊपर से देख पा रहा है क्योंकि हर कमरे के बीच में एक बड़ा सुरंग है। इसी तरह जब वह ऊपर की ओर देखता है तो उसे वही दृश्य दिखाई देता है, मतलब ऊपर भी बहुत सारे कमरे हैं और हर कमरे में दो दो कैदी मौजूद हैं। गोरेंग कुछ भी समझ नहीं पाता। वह चिल्लाता है और नीचे मौजूद कैदियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिमागासी उसे ऐसा करने से रोक देता है। वह उससे कहता है, तुम ऊपर वाले लेवल पर हो, इसलिए कभी भी नीचे वाले लोगों से बात मत करना। इसी तरह ऊपर वाले लोग भी हमसे कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वे ऊंचे लेवल पर हैं और यही यहाँ का नियम है। गोरेंग कुछ भी समझ नहीं पाता। वह चुप हो जाता है और तभी अगले ही पल इस कमरे में एक अलार्म बजने लगता है और ऊपर वाले सुरंग से एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है और वह प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाने से भरा होता है। त्रिमागासी तुरंत उस खाने पर टूट पड़ता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। गोरेंग देखता है कि यह खाना पहले ही कोई खा चुका है, इसलिए चारों तरफ खाना बिखरा हुआ है। वह पहली बार समझता है कि यह प्लेटफॉर्म उनके ऊपर के 47 कमरों से होकर यहाँ आया है, मतलब हर कमरे में दो दो कैदी हैं, यानी कुल 94 कैदी इस खाने को पहले ही खा चुके हैं और जो उनके पास पहुंचा है वह सिर्फ बचे हुए खाने का हिस्सा है। इसी तरह यह खाना आगे नीचे के फ्लोरों में चला जाएगा और इस बिल्डिंग में कुल 200 फ्लोर हैं, मतलब नीचे जाते जाते खाना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। त्रिमागासी गोरेंग से कहता है कि पेट भरकर खाना खा लो क्योंकि यह प्लेटफॉर्म यहाँ सिर्फ 2 मिनट रुकेगा और फिर नीचे चला जाएगा। लेकिन गोरेंग इस खाने को हाथ नहीं लगाता क्योंकि जो लोग पहले इस खाने को खा चुके हैं उन्होंने इसे पूरी तरह गंदा कर दिया है और उनके बचे हुए खाने ही यहाँ मौजूद हैं। इसलिए वह बिल्कुल भी खाना नहीं खाता, बल्कि उसका मन और भी खराब हो जाता है जब वह प्रेमागासी को खाते हुए देखता है। यह बूढ़ा आदमी इस खाने को किसी राक्षस की तरह खाने लगता है, यहाँ तक कि वो ध्यान भी नहीं देता कि खाते वक्त उसके मुंह से खाना वापस प्लेट में गिर रहा है जिसे बाद में दूसरे कैदी खाएंगे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोरेंग ये भी जानता है कि ये खाना जाने के बाद एक दिन बाद नया खाना आएगा, इसलिए उसे भूखा रहना पड़ेगा। आखिरकार मजबूरी में वो एक फल उठा लेता है जिसे किसी ने नहीं खाया होता और वो पूरा सही होता है। वो उस फल को अपनी जेब में रख लेता है और सोचता है कि बाद में खाएगा, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है अचानक कमरे का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ट्रिमागासी उसे बताता है कि यह यहाँ का नियम है, कोई भी खाने को अपने पास जमा करके नहीं रख सकता, उन्हें 2 मिनट के अंदर ही खाना होगा, वरना यहाँ का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा या फिर तेजी से कम हो जाएगा। गोरेंग मजबूर होकर अपनी जेब से वो सेब निकालकर नीचे फेंक देता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों अपने अपने बेड पर सो जाते हैं। गोरेंग की नींद किसी आवाज से खुल जाती है। वो उस सुरंग के पास जाता है और नीचे की ओर देखता है। तभी अचानक बहुत तेजी से वो प्लेटफॉर्म नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। वो समझ जाता है कि यह प्लेटफॉर्म अब वापस ऊपर आ रहा है, मतलब नीचे बहुत सारे फ्लोर हैं और वहां तक जाते जाते शाम हो गई है। ये बात उसके मन में और ज्यादा डर पैदा कर देती है। वो समझ जाता है कि खाना जितना नीचे जाएगा उतना ही गंदा होता जाएगा और सबसे बड़ी बात, नीचे के लोगों को एक समय के बाद खाना मिलना ही बंद हो जाएगा क्योंकि वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगले दिन सुबह फिर से वो प्लेटफॉर्म नीचे आता है। प्रेमागासी पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन गोरेंग किसी भी खाने को हाथ नहीं लगाता। इसी दौरान गोरेंग को इंटरव्यू का समय याद आता है जब वो सभी नियम मानकर इस जेल में आया था। असल में इस जेल में किसी भी कैदी को जबरदस्ती नहीं लाया गया है, बल्कि वे अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि उनमें कुछ बुरी आदतें हैं। जैसे गोरेंग की बुरी आदत है कि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है और उसी तरह ट्रिमागासी को बहुत जल्दी गुस्सा आ
जाता है। इन आदतों को छोड़ने के लिए ही वे अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। जब उनका इंटरव्यू लिया गया था तो उन्हें अपनी पसंद की कोई एक चीज साथ लाने की अनुमति दी गई थी, इसलिए गोरेंग अपने साथ एक किताब लेकर यहाँ आया है और उसी तरह ट्रिमागासी अपने साथ एक चाकू लेकर आया है। ट्रिमागासी यहाँ 6 महीने से है और इन 6 महीनों में उसने कुल 6 बार अपना कमरा बदला है। इनमें सबसे नीचे वाला फ्लोर जहाँ वो रहा है वह 132वां फ्लोर है और वहाँ तक इस प्लेटफॉर्म का खाना पहुँचता ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही खत्म हो जाता है। वो बताता है कि 1 महीना नीचे के लेवल पर रहना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर लगातार 2 महीने नीचे रहना पड़े तो वह बहुत ही कठिन हो जाता है। ये बात सुनकर गोरेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नीचे वाले फ्लोर के कैदियों को चिल्लाकर समझाने की कोशिश करता है कि वे लोग थोड़ा कम खाना खाएं और यही बात आगे दूसरे कैदियों तक भी पहुंचाएं। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी ट्रिमागासी ऊपर से उन कैदियों पर टॉयलेट कर देता है। यह देखकर गोरेंग पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि एक इंसान होकर कोई दूसरे इंसान पर ऐसा कैसे कर सकता है। गोरेंग उससे कहता है, आज तुमने जो किया, अगर कल वे हमारे ऊपर आ गए तो वे भी हमारे साथ यही कर सकते हैं, तब क्या होगा। ट्रिमागासी पूरी तरह चुप हो जाता है, वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एक और सुबह होती है और एक बार फिर वही प्लेटफॉर्म खाना लेकर आता है। इस बार गोरेंग को बहुत तेज भूख लगी होती है, क्योंकि वो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया होता, इसलिए मजबूरी में वो भी खाना खाना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह जब वो किताब पढ़ रहा होता है तभी ऊपर से एक लाश सीधे उस सुरंग के रास्ते नीचे गिरती है। गोरेंग पूरी तरह चौंक जाता है। ट्रिमागासी बताता है कि यहाँ यह एक आम बात। फिर वही प्लेटफॉर्म एक बार फिर खाना लेकर नीचे आता है और इस बार उस प्लेटफॉर्म पर एक लड़की बैठी होती है। गोरेंग एक बार फिर चौंक जाता है। ट्रिमागासी कहता है, चौंकने की कोई बात नहीं है, इस लड़की का नाम मिहरू है और इसने अपने छोटे बच्चे को खो दिया है। इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म पर घूमती रहती है और अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है। इसी तरह हर बार ये अपने सेलमेट को मार देती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगली बार उसे अपने बच्चे के साथ एक ही सेल में रखा जाए। शायद कुछ देर पहले जो लाश तुमने नीचे गिरते हुए देखी थी, उसे भी इसी लड़की ने मारा होगा। गोरेंग देखता है कि उस लड़की के पूरे शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। उसे थोड़ा शक होता है और ये शक सच साबित हो जाता है जब प्लेटफॉर्म अगले फ्लोर पर जाता है और वहाँ के कैदी उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गोरेंग चिल्लाने लगता है और ट्रिमागासी से कुछ करने को कहता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं करता, बल्कि कहता है, अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम खुद नीचे जा सकते हो, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। इसी दौरान गोरेंग देखता है कि वह लड़की उन दोनों कैदियों को मार देती है और फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ है। अब इसी तरह धीरे धीरे गोरेंग यहाँ की हर चीज सीखने लगता है और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो अपनी घृणा भूलकर इस खाने को खाना शुरू कर देता है। इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और एक रात हर फ्लोर पर एक खास तरह की गैस छोड़ी जाती है। ये गैस सभी कैदियों को गहरी नींद में सुला देती है। असल में ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसी रात उन्हें दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट किया जाता है। जब गोरेंग की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसे बेड के साथ रस्सी से बांध दिया गया है और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि ट्रिमागासी ने किया है। असल में वे इस समय 171वें लेवल पर हैं, जो कि बहुत नीचे है और यहाँ कोई भी खाना नहीं पहुँचता। इसलिए ट्रिमागासी को डर है कि गोरेंग उसे मारकर खा न जाए, इसी वजह से उसने उसे बांध दिया है। दरअसल इसी कारण ट्रिमागासी अपने साथ एक चाकू लाया था, क्योंकि वह जानता था कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान इंसान को खाने लगेगा। इसके बाद वह प्लेटफॉर्म एक बार फिर वहां आता है, लेकिन इस बार उस पर कोई खाना नहीं होता, सिर्फ खाली प्लेटें होती हैं। ट्रिमागासी गोरेंग से कहता है कि वह 7 दिन तक बिना खाए रह सकता है, लेकिन उसके बाद उसे कुछ न कुछ खाना ही पड़ेगा, वरना एक समय ऐसा आएगा जब वह गोरेंग को ही खाने लगेगा। और इसी तरह धीरे धीरे 7 दिन बीत जाते हैं। 8वें दिन ट्रिमागासी अपने चाकू से गोरेंग के पैर का हिस्सा काटना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वह प्लेटफॉर्म एक बार फिर नीचे आता है और इस बार उस प्लेटफॉर्म पर मिहरू नाम की वही लड़की बैठी होती है। वह यह सब क्रूर दृश्य देखकर तुरंत ट्रिमागासी को मार देती है। अब इन सब के बीच गोरेंग बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उस लड़की ने उसके घाव पर पट्टी बांध दी है और वह लड़की इस समय ट्रिमागासी के शरीर का मांस खाना शुरू कर चुकी है। वे जानते हैं कि उन्हें यहाँ 1 महीने तक रहना होगा और उनके पास कोई भी खाना नहीं है, इसलिए वे ट्रिमागासी के शरीर को ही खाने के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद वह लड़की
एक बार फिर प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली जाती है। समय के साथ साथ ट्रिमागासी का शरीर खराब होने लगता है, लेकिन गोरेंग इस हालत में भी उसे खाना जारी रखता है। यहाँ तक कि रात में उसे अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगते हैं। उसे लगता है कि ट्रिमागासी उसके सामने खड़ा है और एक रात फिर से वही गैस पूरे प्लेटफॉर्म में फैला दी जाती है। अगले दिन सुबह जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह 33वें लेवल पर आ चुका है और इस बार उसकी सेलमेट एक लड़की होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो उस लड़की को पहचानता है, क्योंकि जेल में आने के समय उसी लड़की ने उसका इंटरव्यू लिया था। वो देखता है कि उस लड़की के साथ एक कुत्ता भी है। लड़की बताती है कि उसका नाम इमोगिरी है और वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस जेल में क्या होता है, इसलिए वो इसे समझने और जानने के लिए यहाँ आई है। गोरेंग इस मौके का फायदा उठाकर उससे कई शिकायतें करता है। वो बताता है कि इस जेल के हर लेवल तक खाना ठीक से नहीं पहुँचता, खासकर सबसे नीचे वाले फ्लोर तक तो खाना बिल्कुल भी नहीं पहुँचता। लड़की कहती है कि इस समस्या का हल हो सकता है अगर हर कैदी सिर्फ उतना ही खाना खाए जितना उसे जरूरत है और अगर खाने की बर्बादी न की जाए। गोरेंग कहता है ये कभी भी संभव नहीं है, मैंने कोशिश करके देखी है, लेकिन न नीचे वाले और न ही ऊपर वाले कैदी मेरी बात सुनते हैं। इसके बाद एक बार फिर वही प्लेटफॉर्म खाना लेकर इस कमरे में आता है। इस बार वो लड़की उतना ही खाना उठाती है जितना वो खा सकती है और साथ ही अपने कुत्ते को भी थोड़ा खाना खिला देती है। इसके बाद वो खाने को अच्छे से सजाकर आगे भेज देती है। वो नीचे वाले कैदियों को चिल्लाकर समझाती है कि वे लोग सिर्फ उतना ही खाना लें जितना वे खा सकते हैं, लेकिन उसकी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। वो लड़की भी हार नहीं मानती। वो हर दिन इसी तरह कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक दिन गोरेंग गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर वे लोग इस लड़की की बात नहीं मानेंगे तो अगली बार उन्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। वे सारा खाना रोक देंगे और उसकी जगह गंदी चीजें नीचे भेजेंगे जिन्हें उन्हें ही खाना पड़ेगा। इस बार उसकी बात असर करती है। ये कैदी नीचे वाले कैदियों को भी यही बात बता देते हैं। इसके बाद वह प्लेटफॉर्म एक बार फिर आता है और एक बार फिर मेहरू उस प्लेटफॉर्म पर लेटी होती है। गोरेंग और इमोगिरी तुरंत उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। इसी बीच इमोगिरी का कुत्ता प्लेटफॉर्म से थोड़ा खाना उठा लेता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है पूरा कमरा तेजी से ठंडा होने लगता है। गोरेंग तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वह तुरंत वह खाना वापस प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है, जिससे कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो जाता है। रात होने पर गोरेंग सोने की कोशिश करता है, लेकिन आधी रात में उसकी नींद अचानक खुल जाती है। वह देखता है कि दोनों लड़कियां आपस में लड़ रही हैं, क्योंकि मेहरू ने इमोगिरी के कुत्ते को मार दिया है। गोरेंग अपनी थकी हुई हालत में किसी तरह इस लड़ाई को रोकता है और सुबह होने पर जब प्लेटफॉर्म आता है तो वह मेहरू को फिर से प्लेटफॉर्म पर भेज देता है। गोरेंग इमोगिरी से रिक्वेस्ट करता है कि वह मेहरू नाम की उस लड़की के बच्चे को ढूंढने में उसकी मदद करे, क्योंकि वह काफी समय से इस प्लेटफॉर्म पर घूम रही है, लेकिन उसे अपना बच्चा नहीं मिल रहा है। इमोगिरी कहती है कि यह सब झूठ है, क्योंकि उस लड़की का कोई बच्चा नहीं है। जब वह यहाँ आई थी तब सबसे पहले उसी ने उसका इंटरव्यू लिया था। असल में वह एक अभिनेत्री है और उसका कोई बच्चा नहीं था। वह यहाँ अकेली आई थी। इसी तरह इमोगिरी यह भी बताती है कि वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि उसे पहले ही कैंसर हो चुका है और इसी वजह से वह यहाँ आई है ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यहाँ क्या होता है यह समझ सके। इसी तरह 33वें लेवल पर उनके 29 दिन बीत जाते हैं और आखिरी दिन गोरेंग उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है कि वह कुछ खा ले, क्योंकि कल शायद वह किसी और लेवल पर होगी जहाँ शायद खाना न पहुँचे। लेकिन इमोगिरी कुछ भी नहीं खाती। वह चुपचाप बेड पर लेटी रहती है और रात होने पर एक बार फिर कमरे में वही गैस फैलाई जाती है और अगली सुबह उनका कमरा बदल दिया जाता है। इस बार गोरेंग देखता है कि वह 200 दूसरे लेवल पर पहुंच गया है। यह देखकर वह हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ सिर्फ 200 लेवल ही हैं, लेकिन वह 200 दूसरे लेवल पर आ गया है। मतलब यहाँ किसी को भी सही जानकारी नहीं है। यह सोचकर उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। तभी वह देखता है कि पास वाले बेड पर इमोगिरी मरी हुई पड़ी है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि 200 दूसरे लेवल पर कोई खाना नहीं आएगा, इसलिए गोरेंग उसे खाकर जिंदा रह सके, इसी वजह से वो यहाँ मरी हुई पड़ी है। अब गोरेंग अलग अलग तरह के भ्रम देखने लगता है। कभी उसे ट्रिमागासी अपने सामने दिखाई देता है तो कभी इमोगिरी उसके सामने खड़ी नजर आती है, जबकि ये दोनों पहले ही मर चुके हैं, जिससे उसका डर और भी बढ़ जाता है। अब वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। वो अब खुद को अपनी किताब पढ़कर भी शांत नहीं रख पाता, इसलिए वो उल्टे सीधे काम करने लगता है। जैसे वो अपनी किताबों को फाड़ने लगता है और दीवारों पर निशान बनाने लगता है। इसी तरह वो एक महीना किसी तरह गुजार देता है। एक सुबह वो देखता है कि वो रूम नंबर 6 में है और इस बार उसका सेलमेट एक काले रंग का आदमी है जिसका नाम बहारत है। उसके पास एक रस्सी है, इसलिए वो ऊपर वाले कैदियों से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वे उसे ऊपर खींच लें, क्योंकि वह इस जेल से बाहर निकलना चाहता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ऊपर वाला कैदी मान जाता है
और वो रस्सी उसकी तरफ फेंक देता है। वो सोचता है कि अब उसका काम हो गया और खुशी खुशी वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लगभग ऊपर पहुंचता है, ऊपर वाला कैदी रस्सी छोड़ देता है, जिससे भारत सीधे ऊपर से नीचे गिर जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो मर भी सकता था। लेकिन इस हालत में गोरेंग उसे किसी तरह बचा लेता है। रात होने पर गोरेंग बहुत सोचता है और वो एक बात समझ जाता है कि 1 महीने के बाद वे फिर किसी और लेवल पर भेज दिए जाएंगे जहां शायद खाना न मिले। इसलिए वो समझ जाता है कि उन्हें एक प्लान बनाना होगा और वो भारत से कहता है कैसा होगा अगर वे हर एक सेल में जाकर खाने को बराबर बांट दें, तो नीचे वाले सेल तक भी खाना पहुंच जाएगा। भारत कहता है ऐसा करना अच्छा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ कितने सेल हैं, इसलिए ये लगभग असंभव है। तब गोरेंग उसे बताता है कि वो 200 दूसरे सेल तक जा चुका है और उसके हिसाब से ज्यादा 50 और सेल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। भारत कहता है कि इसके अलावा एक और समस्या है, अगर हम खाना बांटने के लिए नीचे चले गए तो फिर ऊपर कैसे वापस आएंगे, हम तो नीचे ही फंस कर रह जाएंगे। गोरेंग कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसने देखा है कि प्लेटफॉर्म नीचे जाने के बाद बहुत तेजी से वापस ऊपर आता है, इसलिए वे उसी प्लेटफॉर्म के जरिए वापस ऊपर आ सकते हैं। यह सुनकर भारत मान जाता है। सबसे पहले वे इस कमरे में रखे कुछ लोहे के हथियार उठा लेते हैं और फिर प्लेटफॉर्म के जरिए सेल नंबर 7 में पहुंच जाते हैं। गोरेंग भारत को समझाता है कि पहले 50 लेवल तक वे किसी को भी खाने को छूने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन ही खाना खाया है, इसलिए वे 50वें लेवल से नीचे के लोगों में खाना बांटना शुरू करेंगे। भारत इस प्लान से सहमत हो जाता है। वह अपने हथियार से हर कैदी को खाने से दूर रखता है और जो भी छुपकर खाना चुराने की कोशिश करता है उसे वह जोर से मारता है। इसी तरह वे आगे बढ़ते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वे एक ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर बैठा होता है। उसकी सोच पूरी तरह अलग होती है। वह उन दोनों से कहता है तुम जो कर रहे हो वह बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसे करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें पहले लोगों को समझाना चाहिए और अगर वे न माने तभी उन्हें मारना चाहिए, लेकिन तुम तो शुरुआत में ही मारने लगते हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी तरह वह कहता है कि इस जेल से बाहर निकलने का एक तरीका है और वह यह है कि सभी को नियम और अनुशासन का पालन करना होगा, तभी वे इस जेल से बाहर निकल पाएंगे। अब सवाल यह है कि वे नियमों का पालन कैसे करेंगे और जेल के अधिकारी यह बात कैसे समझेंगे। तब वह बुजुर्ग आदमी उन्हें बताता है कि प्लेटफॉर्म पर जो सबसे स्वादिष्ट खाना है उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और उसे बिल्कुल नीचे तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। जब वह प्लेटफॉर्म फिर से ऊपर जाएगा और जेल के अधिकारी उस खाने को देखेंगे तो वे समझ जाएंगे कि कैदियों के बीच एकता आ गई है, क्योंकि एकता के बिना उस खाने को बचाकर रखना असंभव है। और तभी वे इस जेल से बाहर निकल पाएंगे। गोरेंग और भारत इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं, इसलिए वे प्लेटफॉर्म पर मौजूद सबसे कीमती खाने, जिसका नाम पन्ना कोटा है, उसे बचाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करता है और उस बुजुर्ग की बात मानते हुए वे पहले लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और जब लोग नहीं मानते तो वे उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए वे 51वें लेवल पर पहुंच जाते हैं और वहीं से वे खुद अपने हाथों से खाना बांटना शुरू करते हैं। कुछ लेवल के बाद उन्हें कई बीमार लोग दिखाई देते हैं और वे उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। ये सब देखकर हर कैदी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं वे और भी भयानक चीजें देखने लगते हैं, क्योंकि नीचे के लेवल तक कभी खाना पहुंचा ही नहीं है और वहाँ लोग एक दूसरे को मार कर खाना शुरू कर चुके हैं। एक समय ऐसा आता है जब वे एक ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं जहाँ वे मिहरू को देखते हैं और 2 आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों तुरंत वहाँ कूद जाते हैं और उनसे लड़ते हैं, लेकिन वे उस लड़की को बचा नहीं पाते, उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वे फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनके अंदर डर तब और बढ़ जाता है जब वे 250वें लेवल तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी वे नीचे उतरते जाते हैं, जिसका मतलब है कि इसके नीचे भी और लेवल मौजूद हैं। वे धीरे धीरे नीचे जाते हैं और आखिरकार 333वें लेवल पर प्लेटफॉर्म रुक जाता है। वे सोचते हैं कि यही आखिरी सेल है, इसलिए वे पन्ना कोटा को लेकर प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल प्लेटफॉर्म फिर से नीचे जाने लगता है। यह देखकर वे डर जाते हैं। गोरेंग भारत से कहता है कि वह अभी उसी समय पन्ना कोटा नीचे फेंक दे, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता और हैरानी की बात यह होती है कि खाना अपने पास रखने के बावजूद इस कमरे का तापमान न तो बहुत ज्यादा बढ़ता है और न ही बहुत ज्यादा घटता है। वे समझ जाते हैं कि इस कमरे में कुछ अलग है, जिसकी वजह से यहाँ कोई नियम लागू नहीं होता। वे चारों तरफ ध्यान से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस कमरे में एक छोटी बच्ची छुपी हुई है। उसे देखकर दोनों को बहुत दया आती है, इसलिए वे अपने पास रखा हुआ पन्ना कोटा उस बच्ची को खाने के लिए दे देते हैं और उसी पल उन्हें एहसास होता है कि अब वे यहाँ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और न ही वे ऊपर वापस जा
जा पाएंगे, क्योंकि वे सबसे नीचे वाले लेवल पर पहुंच चुके हैं और जो मैसेज उन्हें भेजना था वह भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने वह खाना उस बच्ची को दे दिया है। इसलिए वे पूरी तरह हार मान लेते हैं। रात होने पर जब सब सो रहे होते हैं, गोरेंग एक सपना देखता है। वह देखता है कि ट्रिमागासी उसके सामने आ गया है। ट्रिमागासी उससे कहता है, तुम लोग जिस खाने को मैसेज समझ रहे थे वह कभी भी असली मैसेज था ही नहीं। असली मैसेज तो यह छोटी बच्ची है और इसी बच्ची को ऊपर भेजना होगा। यह सुनकर गोरेंग समझ जाता है कि मिहरू उस बच्ची को क्यों ढूंढ रही थी। हालांकि उसका कोई बच्चा नहीं था, फिर भी वह एक बच्ची को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यही बच्ची असली मैसेज है और अगर इसे ऊपर भेज दिया जाए तो वे आजाद हो सकते हैं। सुबह होने पर जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वह देखता है कि भारत मर चुका है। अब गोरेंग अकेला रह जाता है। फिर वह उस बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और प्लेटफॉर्म के साथ नीचे की ओर जाने लगता है। आखिरकार वे सबसे आखिरी फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां इसके नीचे कोई और लेवल नहीं होता और प्लेटफॉर्म वहीं रुक जाता है। गोरेंग देखता है कि यह कमरा काफी बड़ा है और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। इसी दौरान उसे फिर से ट्रिमागासी दिखाई देता है, जो कि उसका भ्रम होता है। फिर भी वह उससे बात करता है। ट्रिमागासी उसे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने के लिए कहता है और बताता है कि मैसेज भेजने के लिए उसका साथ जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ उस बच्ची को भेजना ही काफी है। इसके बाद गोरेंग वहीं रुक जाता है और प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर की ओर जाने लगता है उस बच्ची को लेकर, जिसका मतलब है कि जब यह बच्ची सबसे ऊपर पहुंचेगी और जेल के अधिकारी इसे देखेंगे तो वे समझ जाएंगे कि कैदियों के बीच एकता आ गई है, क्योंकि एकता के बिना इस बच्ची को ऊपर तक पहुंचाना असंभव है। और एकता होने का मतलब है कि वे सभी नियमों का सभी तरीके से पालन कर रहे हैं और खाने को भी बराबर बांटकर खा रहे हैं। यही इस जगह का असली उद्देश्य है। यहाँ आने वाले हर कैदी अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए आया था, इसलिए वे तभी एकजुट हो सकते हैं जब उनके बीच समझ और मेल जोल होगा और उनकी बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। इसलिए अगर ये बच्ची ऊपर पहुंच जाती है तो उन्हें 6 महीने के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। पूरी कहानी हमारे आज के समाज को दिखाती है। जैसे इस मूवी में ऊपर वाले लेवल के लोग नीचे वाले लोगों की इज्जत नहीं करते, उन पर अत्याचार करते हैं और उनके बारे में कभी नहीं सोचते। ठीक उसी तरह आज के समाज में भी ऊपर वाले लोग यानी अमीर और बड़े लोग नीचे वाले लोगों की परवाह नहीं करते। इसी तरह मिहरू नाम की उस लड़की को हर कैदी परेशान करता है, लेकिन ऊपर वाले लोग कभी उसकी मदद नहीं करते। हालांकि उन्हें उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन वे कभी कोई कदम नहीं उठाते। ठीक वैसे ही समाज में भी कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हुए देखकर दुख तो महसूस करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, वे कभी गलत का साथ नहीं देते। और इस मूवी में ऐसा ही एक इंसान दिखाया गया है जिसका नाम गोरेंग है। हो सकता है कि उसने जिंदा रहने के लिए कुछ गलत काम किए हों, लेकिन उसका मकसद एक ही था, लोगों को समझाना, उनके बीच एकता लाना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। इसी तरह मूवी में यह भी दिखाया गया है कि ऊपर वाले लोग कभी नीचे भी आ सकते हैं। ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी जो आज ऊपर है वह कल नीचे आ सकता है। इसलिए एकता बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हमारी जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। तो यही थी आज की मूवी। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अंत में धन्यवाद आपका वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ।